इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ इंडियन और इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपनी पहली अपडेट से, जो कि रशिया के Su-57 फैलन्स को लेकर के आ रही है। आपको हमने पूर्व की अपडेट्स में ये बताया कि रशिया ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 को लेकर के काफ़ी बड़े बयान दिए और उनका ये कहना है कि अब ये एयरक्राफ्ट सीरियल प्रोडक्शन में उतर चुका है और वर्ष 2026 तक रशिया के पास तकरीबन 76 की संख्या में जो Su-57 फैलन्स हैं वो आ जाएंगे। लेकिन आज इसको लेकर के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO यूरी स्लसर ने कुछ बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ रशियन एयरफोर्स को Su-57 मिलने वाले हैं, बल्कि रशियन नेवी में भी अब Su-57 को शामिल किया जाएगा। जी हाँ, इस समय रशिया का यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन Su-57 एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट तैयार कर रहा है, जो कि रशियन नेवी की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। और इस बात की जानकारी रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO ने आर्मी 2022, जो कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम है, वहां पर मीडिया से बात करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि इस समय हम एक ऐसे कैरियर ग्रुप पर काम कर रहे हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैट ड्रोन से इक्विप होगा, ताकि हर प्रकार के जो खतरे हैं उनसे निपटा जा सके। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि अब रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के पास वो पोटेंशियल है कि हम जिस प्रकार के हथियार चाहें अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। और हमने Su-57 पे जो ग्राउंड वर्क है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है और बहुत जल्द रशियन नेवी के लिए जो Su-57 का एक नेवल वेरिएंट है वो तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर के कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन अभी डिस्कस नहीं करी है, लेकिन उनका कहना है कि हम तकरीबन 2 से 3 वेरिएंट इस प्रकार के बनाएंगे जो अलग अलग मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का F-35 ऑलरेडी नेवल वेरिएंट में मौजूद है, जिसको US नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और अब उसी तर्ज पर रशिया अपने Su-57 फैलन्स को नेवल वेरिएंट पे उतारेगी। और Su-57 के बारे में तो आपको पता ही है कि ये दुनिया के चुनिंदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाता है, जो कि अपनी सुपीरियर मैनूवरेबिलिटी और घातक स्ट्राइक पैकेज के लिए जाना जाता है। और आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 तक रशिया के पास तकरीबन 22 Su-57 हो जाएंगे। वहीं 2026 से 27 तक ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 76 की संख्या में रशिया इन जेट्स को ऑपरेट कर रहा होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये वही जहाज़ हैं जो 2007 से लेकर के 2018 तक इंडियन एयरफोर्स के FJFA प्रोग्राम का हिस्सा थे और बाद में वर्ष 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने खुद को इस प्रोग्राम से बाहर करके AMCA पर अपना जो पूरा का पूरा फोकस है वो केंद्रित कर दिया था। तो अब देखना है कि कब तक इनके नेवल वेरिएंट्स के दर्शन होते हैं। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं US एयरफोर्स के बारे में। दोस्तों, एक तरफ जहां आपको पता होगा कि US एयरफोर्स दुनिया के सबसे टॉप स्टेल्थ फाइटर्स को ऑपरेट करती है, जिनमें F-22 रैप्टर का नाम शामिल है, लेकिन आज US एयरफोर्स से एक चौंकाने वाली अपडेट आई है। दरअसल US एयरफोर्स F-22 रैप्टर से काफ़ी परेशान हो चुकी है। और इस मामले में बात करते हुए US एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर ने ये कहा, जिनका नाम एंड्रयू हंटर है, कि अगर F-22 रैप्टर्स को जल्दी रिटायर ना किया गया तो ये B-21 रेडर्स और दूसरे जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं और विंगमैन ड्रोन्स हैं या नेक्स्ट जनरेशन का जो एयर डोमिनेंस फाइटर है उस प्रोग्राम में काफ़ी गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि F-22 रैप्टर्स के रखरखाव में जितना पैसा खर्च किया जा रहा है और इनकी कुछ कमियां ऐसी हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, वो अब US एयरफोर्स के लिए बोझ बनती जा रही हैं। क्योंकि F-22 रैप्टर को दुनिया एक प्योर एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स के तौर पर जानती है, लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं जिनसे US एयरफोर्स काफ़ी जूझ रही है। जिनमें जो सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है वो है इनमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का ना होना, एक कमज़ोर रेडार होना और इनका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होना मेंटेनेंस के क्षेत्र में। वहीं अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इनमें एक आधुनिक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की भी कमी काफ़ी खलती है पायलट्स को। वहीं अब जो स्टेल्थ पेंट की कोटिंग है वो भी लगातार निकल रही है और ये चीज़ US एयरफोर्स के लिए काफ़ी दिक्कत से भरा है। दरअसल US एयरफोर्स ये चाहती है कि तकरीबन शुरू में 35 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है इनको रिटायर किया जाए
और इस संबंध में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से बात भी करी, लेकिन बाद में अमेरिकी संसद में इनके रिटायरमेंट पर रोक लगा दी गई। और इस चीज़ को लेकर के यूएस एयरफोर्स के अधिकारियों का ये कहना है कि अगर ये एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ऑपरेट किए गए तो निसंदेह अमेरिका के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एडवांस फाइटर जेट और एडवांस रडार पे पहुंच चुकी है और इन ज़रूरी सिस्टम्स का इनमें ना होना ये हमारे लिए दिक्कत का विषय है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया है और एक बड़ा कदम उठाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसके अंतर्गत अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मलेशिया में एक ऑफिस खोलेगा। और ये जो ऑफिस होगा बेसिकली ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और Su-30 MKM जो कि मलेशियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं, उनके अपग्रेड्स को लेकर के लगातार कैंपेन को रन करेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द भारत के पक्ष में मलेशिया एक बड़ा निर्णय ले सकता है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है, ये डॉक्टर अजय कुमार जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इनके मौजूदगी में करी गई है। बताया ये जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस समय बहुत सारी जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं मलेशिया में, उनको देख रहा है। और इसी के अंतर्गत जो अपना लीड इन फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम है और मलेशियन एयरफोर्स की जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने माध्यम के द्वारा पूरा करने की कोशिश भी करेगा। और इसी इनिशिएटिव को प्रमोट करने के मकसद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मलेशिया में अपना जो ऑफिस है वो खोल रहा है। तो देखते ये हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और दूसरे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफर हैं, ये मलेशिया को कितना इम्प्रेस करते हैं और मलेशिया इस पे क्या निर्णय लेता है। अगली अपडेट में बात करेंगे चाइना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि रशिया में इस समय इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम यानी आर्मी 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान चीन के भी कुछ नए जो हथियार हैं वो इस एग्जीबिशन में देखे गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से जो कुछ हथियार और ड्रोन हैं, खासकर टाइप 52 के डिस्ट्रॉयर्स और ड्रोन्स रशिया के द्वारा खरीदे जा सकते हैं, ऐसा चीन की मीडिया का दावा है। अगर आप पिक्चर्स में गौर से देखें तो आपको हेली कैरियर्स, इसके अलावा जो डिस्ट्रॉयर है वो देखने को मिलेगा, अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। और चीन का जो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है Y-20 और J-31 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा हैं। इसके अलावा कॉम्बैट और रिकॉन ड्रोन्स के अलावा जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो भी देखने को मिल रही हैं इस एग्जीबिशन में। और माना ये जा रहा है कि चीन इसी एग्जीबिशन के माध्यम से कुछ नए कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जहां पर वो एक संभावित जो खरीद है उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स की उसको भी सुनिश्चित करेगा। अगर आप पिक्चर्स को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको F-17 थंडर, J-10, J-31 और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के भी दर्शन होंगे, जबकि एक एवैक्स और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं परम मित्र पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसको किसी प्रकार से अमेरिका से जो सेकेंड हैंड F-16 फाल्कन्स हैं वो मिल जाएं, ताकि पाकिस्तान अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान के उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से जो सेकेंड हैंड F-16 हैं वो डिमांड करी थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान कुछ दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी F-16 को लेकर के बातचीत कर रहा है, लेकिन अमेरिकी विरोध के कारण वो देश भी F-16 को पाकिस्तान को नहीं दे सकते। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भारत के दबाव के चलते और भारत की जो बातचीत है अमेरिका के साथ, उसके चलते अमेरिका इसको मना कर रहा है। क्योंकि भारत ने पहले ही अमेरिका को कहा था कि पाकिस्तान इन जहाज़ों का जो मिसयूज़ है वो पहले भी कर चुका है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भारत के द्वारा रखे गए थे। और यही कारण है कि पाकिस्तान को अब ये जो जहाज़ हैं या इनके जो सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं वो अमेरिका के द्वारा काफ़ी कम संख्या में दिए जाते हैं। हालांकि अभी भी पाकिस्तानी वायुसेना की जो बैकबोन है वो यही F-16 फाल्कन्स हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अभी जो नया एक्विजिशन किया है J-10CE का, उसको अभी आने के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ रिलीफ पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगा, लेकिन F-16 की कैपेबिलिटी अभी भी J-10 के तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्योंकि J-10 पहली बात तो कॉम्बैट प्रूवन नहीं है और दूसरी बात ये है कि J-10 की भी कुछ बड़ी कमियां सामने आई हैं जिनको हम अलग वीडियोज़ में डिस्कस ज़रूर करेंगे।